हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृणाल पालीवाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी के कुछ कंसेप्ट और सी में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एरेज। तो एरे हम सी में क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम इस चीज को देखेंगे। एरे क्या होता है, हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं बताऊं, एरे एक मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, जो कि मेमोरी ब्लॉक्स आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप अपने वैल्यूज को स्टोर कर सको। तो ये क्या होता है, फॉर्मली हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से वर्क करोगे एरे के साथ, कैसे आप डिक्लेयर करोगे, कैसे उन्हें इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे उसमें एलिमेंट में एक्सेस किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, ये होते क्या है, मेमोरी ब्लॉक्स। ये आपको मेमोरी ब्लॉक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब उन मेमोरी ब्लॉक में आपको वैल्यूज को फिल करना है। तो अब मैं किस तरीके से उन वैल्यूज को फिल करूंगा, किस तरीके से मैं उनको इनिशियलाइज करूंगा, किस तरीके से डिक्लेयर करूंगा, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो देखिए, सबसे पहले हम एरे की डेफिनेशन पे चलते हैं। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स। अभी होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स क्या होते हैं? आप सबको पता होगा कि हमारे पास कुछ बेसिक डाटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो जो अगर हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो वहां पर मतलब जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो एक ही टाइप के होंगे। दैट मीन्स कि अगर मैंने एक इंटीजर लिया और इंटीजर का एक एरे बनाया, तो उसमें जो वैल्यू इनपुट होगी वो केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यू इनपुट होगी। उसमें किसी और डेटा टाइप की वैल्यू इनपुट नहीं हो सकती। तो ये कंसेप्ट होता है आपका होमोजीनियस का, कि ये होमोजीनियस डाटा को ही स्टोर करता है, बाकी डाटा को स्टोर नहीं कर सकता। मैं इसमें इंटीजर का वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, कैरेक्टर की स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि हम स्ट्रिंग के कंसेप्ट यूज करते हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कि ये होमोजेनियस डाटा एलिमेंट को स्टोर करेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो डाटा आएगा वो डाटा कहाँ जाके स्टोर होगा। तो डाटा कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे होगा। अब ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का कंसेप्ट समझते हैं, ये क्या है। जैसे यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पर आपका एक एरे लिया है। एरे किस तरीके से डिक्लेयर होगा उस पर अभी हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम उस पर चलते हैं। बट एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमने एक एरे ले लिया। एरे एक ब्लॉक है, मेमोरी का एक ब्लॉक है जिसमें आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर 5 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। तो आप ये बात देखिए, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस का मतलब ये हुआ, अगर मेरी पहली वैल्यू यहाँ पर है तो दूसरी वैल्यू मेरी उसके जस्ट नियर बाय जो मेमोरी लोकेशन होगी उस पे होगा। उसके बाद इसके बाद इस पे होगा, फिर इस पे होगा, फिर इस पे होगा। मतलब एक के बाद एक जो मेरी मेमोरी लोकेशंस आती जाएंगी, उन मेमोरी लोकेशंस पे डाटा स्टोर होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा क्लासरूम होता है। क्लासरूम में हमारी जो डेस्क पड़ी होती है वो एक के बाद एक डेस्क पड़ी होती है। और सपोज हमें कुछ स्टूडेंट को उस क्लासरूम में बिठाना है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेस्क से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके उनमें स्टूडेंट्स को बिठाते रहते हैं। वही कंसेप्ट होता है आपका एरे का। जब भी हमें किसी एरे में वैल्यूज को स्टोर कराना होता है, तब हम एक एक करके एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन में डाटा डालते हैं, उसके बाद दूसरे लोकेशन में, उसके बाद तीसरे लोकेशन में। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ इंडेक्सिंग की गई है, इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 0th एलिमेंट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड और फोर्थ। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है, तो मैक्सिमम जो है इसमें आप 5 एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हो। जस्ट लाइक वही है, अपने रूम में देखिए, क्लासरूम है, क्लासरूम में 5 बेंचेस पड़ी हुई है। अगर 5 बेंचेस पड़ी हुई है तो आप 5 स्टूडेंट को वहां पर बैठा सकते हो। तो ये कंसेप्ट होता है एरे का, कि उसमें होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं और ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे वैल्यू को स्टोर करता है। तो दो चीजें हमें समझ में आई, आगे देखते हैं इसमें। फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एरे, कि एरे कितने टाइप के होते हैं। यहाँ बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एरे होते हैं, एक 1 डायमेंशनल एरे, एक 2 डायमेंशनल एरे। तो 1 डायमेंशनल एरे जिसकी केवल एक ही डायमेंशन होगी, ये आप कुछ इस तरीके से सपोज कर सकते हो कि एक रो है। अगर मैं किसी एक रो के कंसेप्ट में लूं तो वो एक 1 डायमेंशनल एरे होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पर लिया था। ये अगर हम देखें तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल एरे, क्योंकि यहाँ पर जो रो है वो एक ही है। और अगर यहाँ पर एक रो हो जाती, एक कॉलम और हो जाता, समथिंग लाइक कि जैसे मैट्रिक्स होती है, तो वहां पर कंसेप्ट आ जाता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे का, या 2 डायमेंशनल एरे, या 3 डायमेंशनल, या 4 डायमेंशनल। तो यहाँ हम मल्टीपल डायमेंशंस एरे के डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो 2 डायमेंशनल एरे, जैसे मैंने बताया आपको कि जो मैट्रिक्स होता है वो 2 डायमेंशनल एरे है, उसी तरीके से हमारे पास 3 डायमेंशन एंड 4 डायमेंशंस भी होते हैं। तो यहाँ हम 1 डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनमें कुछ प्रोग्राम देखेंगे कि 1 डायमेंशनल एरे में किस चीज पे एक्सेस कैसे करते हैं वैल्यूज को। सो 1 डायमेंशनल एरे में हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका डिक्लेरेशन क्या होगा, या हम कह सकते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स मतलब कि लिखने का तरीका, कि हम उसे किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, डाटा टाइप, सबसे पहले हमें अपना डाटा टाइप लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ द एरे, हम अपना नेम लिखेंगे एरे का जो भी लेना चाहते हैं, इसके बीच में एक स्पेस आएगा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा साइज ऑफ द एरे क्या है, मतलब एरे का साइज कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एरे का साइज डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि होता ये है कि एरे में आपको जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए होते हैं उनकी काउंटिंग हमें पहले ही बतानी पड़ती है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक एरे लिया, उस एरे में मैंने 5 वैल्यूज को स्टोर कराना है। एक एरे ले रहा हूं मैं, एरे में 5 वैल्यू को स्टोर कराना हूं। तो सपोज इंटीजर टाइप का एक एरे बना दिया ARR नाम का, उसमें मैंने 5 वैल्यूज को स्टोर कराया 5। तो ये तरीका हो गया कि किस तरीके से मैं अपने एरे को इनिशियलाइज करता हूं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि अगर मैं कुछ ज्यादा एलिमेंट चाहता हूं इस एरे में, मान लीजिए मैंने 5 एलिमेंट लिए, बट जब मैंने इसको रन किया तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा 5 एलिमेंट्स में काम नहीं चल रहा, इसके एलिमेंट्स बढ़ने चाहिए, तब मैं इसके एलिमेंट्स को नहीं बढ़ा सकता। ये एरे का बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आप जो नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर करने वाले हैं, या साइज ऑफ द एरे जिसे हम कह सकते हैं, वो साइज ऑफ द एरे आप पहले ही डिफाइन कर देते हो। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज का। तो यहाँ पर हमने जैसे 5 एलिमेंट्स हमें स्टोर कराने थे, तो यहाँ पर हमने एक एरे ले लिया जिसमें हमने 5 मैक्सिमम वैल्यू दे दी, जिस मैक्सिमम वैल्यू से एरे साइज जो है हमारा वो 5 का हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर लिया है, एक फ्लोट लिया है, मार्क नाम का एक मैंने यहाँ पर एरे बनाया है जिसमें आप 5 वैल्यूज को स्टोर करा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये डाटा टाइप इसका फ्लोट है, तो यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो इनपुट में जाएगी। तो फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट में जाएगी, तो 5 फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो इसमें हम रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज और भी है कि अभी मैंने बताया आपको कि साइज ऑफ द एरे आप नहीं चेंज कर सकते, साइज भी नहीं चेंज कर सकते हो, और आप टाइप ऑफ द एरे भी नहीं चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स आप डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकते हो, आप एरे का डाटा टाइप नहीं बदल सकते। मैंने यहाँ पर फ्लोट लिखा, मैं फ्लोट की जगह इंटीजर नहीं कर सकता। एक बार मैंने जो डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, वही डाटा टाइप अब चलेगा। सो ये 1 डायमेंशनल में किस तरीके से आप वैल्यू को इनिशियलाइज करते हो एरे को, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें कुछ और, कि हम किस तरीके से अब डाटा वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अब इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि यहाँ पर हम एक तरीके की इंडेक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, इंडेक्सिंग क्योंकि इसकी 0 से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मार्क 0 हो गया। ये पिछले ही एग्जांपल का ले रहे हैं कि हमने एक एरे बनाया जिसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं, और ये फ्लोटिंग टाइप के एलिमेंट्स जो है वो इसमें जाके स्टोर होंगे। तो यहाँ पर मार्क 0 में हमारा पहली वैल्यू स्टोर होगी, मार्क 1 में यहाँ पर दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, 3 में तीसरी, यहाँ पर मार्क 3 में फोर्थ वैल्यू, और मार्क 4 में फिफ्थ वैल्यू। इस तरीके से हम पांचों वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है। ये मेमोरी लोकेशन एक के बाद एक है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ की फीचर्स हैं जो कि हमें ध्यान देना है। सबसे पहला फीचर ये आ जाता है कि इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। अगर हमें यहाँ पर जो मार्क हमने एरे लिया था फ्लोटिंग टाइप का, उसमें अगर इंडेक्स वैल्यू देखनी है तो वो 0 1 2 3 4 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली हम पे मैक्सिमम जो है वो 5 वैल्यूज है। सो अगर हम मार्क 0 कह रहे हैं, कि अगर मार्क 0 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एलिमेंट जो है मार्क 0 है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर साइज ऑफ एरे n है, तो हम जो एलिमेंट जितने भी इंडेक्सिंग करेंगे वो n-1 तक करेंगे। उसके बाद
मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू को स्टोर करेगा। तो सपोज कि मेरी ये वाली मेमोरी लोकेशन जो है, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, दिस इज मार्क 0, दिस इज 2120 डी। अगर ये 2120 डी है, ये फर्स्ट लोकेशन है, और यहाँ पर एक फ्लोटिंग टाइप का आपने एक एरे ले रखा है, तो जो फ्लोट का साइज होता है वो होता है आपका 4 बाइट। तो 4 बाइट जो है वो इस एड्रेस में स्टोर हो जाएंगे, मतलब एडअप हो जाएंगे, स्टोर नहीं सॉरी, एडअप हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2124। अब ये 24 कहाँ से आया? बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोट, जो फ्लोट का साइज है वो 4 बाइट्स का होता है, तो यहाँ पर जो एड्रेस हुआ वो 4 ऐड हो गया, क्योंकि 4 बाइट्स तो इसी ने कंज्यूम कर लिए। तो इसने कंज्यूम कर लिए तो वो सारी मेमोरी लोकेशन कंज्यूम हो गई। उसके बाद जो मेमोरी लोकेशन होगी वो अब मार्क 1 को एलोकेट होगी। तो मार्क 1 2124 से स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर मार्क 2 में देखें तो उसमें फिर से 4 ऐड अप हो जाएगा, क्योंकि मार्क 1 भी तो 4 बाइट्स लेगा। तो इसी तरीके से हम अपनी मेमोरी को एलोकेट करते चले जाएंगे। तो ये तरीका होता है। सबसे पहले आपको एक पॉइंट देखना है कि यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से स्टार्ट होती है। और दूसरा आपको देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होती है वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती है। अगर पहला लोकेशन यहाँ पर हमें पता है तो हम किसी की भी मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेटेड है वो फिक्स है, मतलब फ्लोट है। फ्लोट हमें पता है 4 बाइट्स का है, तो हमें पता है जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन मिलेगा हमें वो 4 बाइट्स के बाद मिलेगा। सो दिस इज सम कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स थे जो हम यूज करते हैं। तो अब हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आते हैं कि बेसिकली हम एरे में किस तरीके से डिक्लेरेशन करते हैं। देखिए, एरे में डिक्लेयर करने के आपके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है कि आप इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करें, जैसे मैंने यहाँ इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया जिसका नाम है मार्क। उसमें 5 वैल्यूज में इनपुट दूंगा और इक्वल लगा के, ब्रैकेट लगा के मैं कुछ इस तरीके से अपने एलिमेंट्स को लिख सकता हूँ और एलिमेंट्स को इसमें स्टोर कर सकता हूँ। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो 19 जाके स्टोर हो रहा है वो मार्क 0 में स्टोर हो रहा है। जो 10 जाके स्टोर हो रहा है वो मार्क 1 में स्टोर हो रहा है। जो 8 स्टोर हो रहा है ये मार्क 2 में हो रहा है, ये 3 में हो रहा है, ये 4 में हो रहा है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को रख सकते हो। एक तरीका और है, अगर हमें इनिशियलाइज करना होता है एरे, तो कुछ इस तरीके से भी हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर हमने क्या है कि हमने यहाँ साइज स्पेसिफाई नहीं कर दिया है, बट साइज जो है वो 5 है, क्योंकि हमने 5 एलिमेंट ही इनपुट में दिए हैं। हमने जो एलिमेंट्स दिए हैं वो 5 इनपुट में दिए हैं। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस, जो मैंने भी बताया कि आपको ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है, बट यहाँ पर क्या है कि आपने केवल 5 वैल्यूज दिए हैं, 5 वैल्यूज दिए, तो वो 5 वैल्यूज ही जाएंगे। और जो जैसा मैंने आपको बताया, ये मार्क्स 0 1 2 3 4 में जो वैल्यूज है वो उस तरीके से चली जाती है। अब बात आती है कि इन वैल्यूज को मैं एक्सेस कैसे करूंगा। ये वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, अब इन वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है, मुझे आउटपुट में लेना है। तो आउटपुट में आप डायरेक्टली जो उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है ना, इंडेक्स वैल्यू से आउटपुट ले सकते हो। मतलब कि यहाँ पर मार्क्स 0 है, अब ये मार्क्स 0 में जो वैल्यू पड़ी हुई है, उस मार्क्स 0 को सीधा आप मार्क्स 0 नाम से ही वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। या आप मार्क 2 एक्सेस करना चाहते हो, मार्क 3 एक्सेस करना चाहते हो, तो जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो वो डायरेक्टली अब इस वैल्यू से एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको केवल एरे का नेम चाहिए और उसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए, आप उस वैल्यू को एक्सेस कर लोगे जिस वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हो अपने एरे में। तो अब इसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। ये एक प्रोग्राम बनाया गया है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें कुछ वैल्यूज जो है वो इनपुट करी गई हैं, उसके बाद कुछ वैल्यूज जो है वो आपको आउटपुट में मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हेडर फाइल लगाई है, मेन का फंक्शन स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ वैल्यूज नाम का एक एरे जो है वो डिफाइन किया है। इस एरे में 5 वैल्यूज जो है वो इनपुट में जाएंगी। तो उसके बाद आप एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाइए, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट सिंपली एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए, वैल्यू नहीं सॉरी, एक टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए है, कि जिससे कि एंड यूजर को पता रहे कि उसको 5 वैल्यूज जो है वो इनपुट करनी है। उसके बाद अब ये देखिए, जब भी आपको एक एरे में वैल्यू इनपुट करनी होगी, देखिए एक तरीका तो ये हो गया। ये तरीका कब काम में आएगा? जब आपको पता है आपकी वैल्यूज को फिक्स वैल्यू है और फिक्स वैल्यू आपने वहां स्टोर करके रख दी। लेकिन मान लीजिए आप ये चाहते हो कि
जो हमारा यूजर है वो यूजर वैल्यू को इनपुट करे, तो वो इनपुट करने के लिए हम एक दूसरा तरीका यूज करते हैं, हम लूप का इस्तेमाल करते हैं वहां पर, और लूप की हेल्प से वैल्यू को फीड करते हैं। जैसे यहाँ पर है, हमने एक फॉर लूप लिया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, और ये फॉर लूप चलाया i <5 और वैल्यू को इंक्रीमेंट करा है। होप आपको फॉर लूप का कंसेप्ट पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं थोड़ा सा इसकी भी ब्रीफिंग दे दूंगा कि मैं फॉर लूप क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपको 5 वैल्यू स्टोर करानी थी। फॉर लूप क्या होता है, अगर कोई भी हमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हम वहां पर फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप में बेसिकली 3 ब्लॉक्स होते हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। फर्स्ट कि आप फॉर लूप को इनिशियलाइज करते हैं, ये इनिशियलाइज आपने किया, ये बताएगा कि फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो कंडीशन हम चेक करते हैं, हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होंगे। और उसके बाद एक बार ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर 3 चीजें हमको देखनी है। सबसे पहले हमें इनिशियल कंडीशन देखनी है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम ये कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रन करेंगे। एक बार ये सेट ऑफ स्टेटमेंट रन कर गए, उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद हम फिर से इस वाले स्टेटमेंट को चेक करेंगे, और अभी भी अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट को रन करेंगे। तो बार बार ये यहाँ पर लूप चल रहा है। आप देखिए, फर्स्ट टाइम आपने क्या किया कि आई की वैल्यू 0 थी हमारी। आई की वैल्यू 0 के बाद आपने पहले इससे इसको चेक किया, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू आई तो फिर आप इधर गए, फिर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे, और इंक्रीमेंट करने के बाद फिर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर आपका एक लूप आ रहा है। हम बार बार इस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इस चीज को हम कब तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे, जब तक कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती। एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये बीच की जो कंडीशन है i <5, हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉर लूप। ये फॉर लूप की कंडीशन होती है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये लूप जो है वो 0 से चल रहा है। अब हमें लूप को 5 बार चलाना है, तो 0 1 2 3 4, तो ये i <5 तक चलना चाहिए। उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराओ। यहाँ इंक्रीमेंट कोई भी करा सकते हो, चाहे प्री इंक्रीमेंट करा सकते हो, चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट करा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए, अब मेन पार्ट आता है कि किस तरीके से हमारी वैल्यू इनपुट में जाएंगी। तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए फॉर लूप का। उसके बाद आप लिखिए scanf%d, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटीजर टाइप के एक एरे लिया था, इसीलिए हमने यूज किया है %d। अगर फ्लोट लेते या कैरेक्टर लेते तो उस हिसाब से चेंज कर देते हैं हम। उसके बाद कॉमा लगा के एम्परसेंड लगा के अब हम लिखेंगे उस एरे का नाम जिस एरे में वैल्यूज को स्टोर कराना है, और यहाँ पर इंडेक्स। इंडेक्स देखिए 0 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, जो पिछले स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडेक्स 0 पे वैल्यू स्टोर होगी, 1 पे वैल्यू स्टोर होगी, 2 पे स्टोर होगी, 3 पे स्टोर होगी, 4 पे स्टोर होगी। तो 5 वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो इस scanf कमांड में। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो लूप मैंने बता दिया किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ लिखा हुआ है m%values i, तो यहाँ बेसिकली क्योंकि ये कंडीशन ये 0 थी तो आ जाएगी वैल्यू 0। इसी तरीके से आपके डिफरेंट वैल्यूज चलती जाएंगी। तो ये तरीका होता है कि किस तरीके से वैल्यू इनपुट करोगे। अब हम देखते हैं किस तरीके से आपको आउटपुट में वैल्यूज मिलेंगे। अब देखिए, आउटपुट प्रिंट करने के लिए वही चीज मैंने एक डिस्प्ले के लिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा दिया, जो डिस्प्ले करेगा एक मैसेज को कि डिस्प्लेइंग इंटीजर्स। उसके बाद फिर से वही लूप का आप इस्तेमाल करोगे। लूप वही रहेगा क्योंकि आपको 5 वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो और डिफरेंस कहाँ आएगा, जहां स्कैन कर रहे थे क्योंकि आप प्रिंट कर रहे हो तो आप प्रिंट एफ कर दो। उसी तरीके से प्रिंट किया, बस प्रिंट करने पे ये एम्परसेंड जो है वो नहीं लगता। तो ये तरीका होता है कि आप किस तरीके से वैल्यू को प्रिंट करोगे।
इंडेक्स वैल्यू सही कर रहे हो। यहाँ पर आप देखो अगर तो आई की वैल्यू 0 फर्स्ट टाइम पर तो वैल्यू 0 प्रिंट होगी, फिर 1 1 प्रिंट होगी, 2 2 प्रिंट हो जाएगी, 3 4, तो ये 5 वैल्यूज जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो ये रहा कंसेप्ट एरे का कि एरे में किस तरीके से हम वैल्यू को इनपुट लेते हैं, किस तरीके से वैल्यू को आउटपुट देते हैं। एरे की हमने डेफिनेशंस पढ़ी और डेफिनेशन पढ़ने के बाद उसको किस तरीके से वैल्यू इनपुट होती है वो पढ़ी, इनपुट करने का दो तरीका। So this is the end of the video.